नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स के चौथी प्रश्नावली के आगे वाले सवाल करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में अपन ने कुछ सवाल कर लिए थे, उसके बचे हुए सवाल आज करते हैं। और अपन ने 4.1 के पहला सवाल किया था, उसमें कुछ सवाल थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। और पहली प्रश्नावली 4.1 की पहली प्रश्नावली है ना, इसके अपन ने कुछ सवाल कर लिए थे। और चौथी प्रश्नावली है कौन सी? द्विघात समीकरण। ठीक है, ये प्रश्नावली आपके फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाएगा। और पहले प्रश्नावली का ये सवाल तो अपन ने कर लिए थे लास्ट क्लास में। आगे वाले सवाल करते हैं शुरू। ये सवाल दूसरा सवाल था, ये देखो, आ जाओ आ जाओ बोर्ड पे, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, इधर तुरंत देखो। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। इन्होंने समीकरणें पूछी है कि क्या द्विघात समीकरण के रूप में आपको इसका आंसर देना है कि ऑफिशियल द्विघात समीकरण। पहले तो द्विघात समीकरण होती क्या है वो देख लो। द्विघात समीकरण सही लिखोगे, मजा नहीं आया। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कैसी होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण का ऑफिशियली रूप है। ये समीकरण इस रूप में हो सकती है जहां a, b और c कोई भी पद हो सकते हैं। 2, 4 संख्याओं में कुछ भी हो सकता है ना, संख्याएं हो सकती है, अल्फाबेट हो सकता है। इनको चर बोल सकते हैं, चर। ठीक है, इस समीकरण के रूप में इनका आंसर लाना है अपन को। इन क्वेश्चनों का आंसर इस समीकरण के रूप में आएगा। मिटा दूं? ठीक है, द्विघात समीकरण याद रखना, द्विघात समीकरण ऐसी होती है। करते हैं सवाल आगे। देखो सवाल क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए। मैंने द्विघात समीकरण लिख दी थी, यहाँ लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनमें चिन्ह चेंज हो सकते हैं ना। यदि आपको ऐसा लगे कि माइनस प्लस का आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ही रहेगी, चिन्ह माइनस प्लस का हो सकता है ऐसा। आगे देखते हैं, निम्न द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए, बस यहाँ तक करना है, आगे उसके पूरा सॉल्व नहीं करना है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528, क्षेत्रफल दे रखा है, जिसकी लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस आयताकार बगीचा ऐसा हो सकता है, ये आयताकार बगीचा है ना, ये आयताकार बगीचा दे रखे हैं। ये तो इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी लंबाई होती है। अब कुछ मानना पड़ेगा अपन को, बगैर माने तो अपना काम चलता ही नहीं है ना। मैथ्स में जब तक कुछ माने नहीं तो काम चलेगा नहीं। मिट जा बाबू, मिट जा। मान लेते हैं थोड़ा हाँ ये भी तो मिट गया थे। मान लेते हैं ax², ठीक है, ये देखो ax² प्लस ऐसा करते हैं। माना, सॉल्यूशन यहाँ से चालू करते हैं। माना आपको कोई है ना, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार, क्योंकि इन्होंने बोला है आयत का आकार का, क्योंकि आयत में अपन क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयताकार बाग, बाग ही दिया क्या, भूखंड दिया है। अच्छा, भूखंड की, भूखंड खंड की चौड़ाई x मान लेता है। फिर ये तो मान लिया अपन ने भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x। अब इन्होंने बोला है क्षेत्रफल की लंबाई, देखो इनको क्षेत्रफल दे रखा है 528, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इसकी जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये दे रखा है 528, ये वाला, ठीक है। ये अंदर का दे रखा है 528। इसकी भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई तो अपन को ज्ञात करनी है, यही बोला है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई और चौड़ाई पूछ ली, कर लेंगे। अब इन्होंने कुछ बात बोली है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो वापिस, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना क्या हो सकता है, 2x प्लस एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई ये रही x, दुगने से एक अधिक है, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, ऐसा अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई टू चौड़ाई, बस सिंपल। तो आयत का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल अपन को जो 528 दिया ना वो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल। लिखो लंबाई कितनी है, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, लंबाई इंटू चौड़ाई है, चौड़ाई इंटू लंबाई, कुछ भी करो तो 2x + 1 और गुणा ये रही x बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528। 528 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। कितना दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल ये रहा, यहां से अपन ने लिख दिया। ठीक है, आगे करते हैं। इसको पहले इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो। 2 को 2x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 528। ठीक है, आगे करते हैं। अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेता हूं, क्योंकि यहाँ अपने पास कुछ है नहीं, केवल x की वैल्यू है या x² की वैल्यू है, यहाँ 528। इस 528 को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x, और ये इधर आगे प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में 528 किस में हो जाएगा 528 माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था 528। ये आपकी फाइनल समीकरण आ गई। अब यदि इस समीकरण को इन्होंने आगे बोलते हैं कि इसको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए, इतना सा बोला है, इसलिए अपन इसको यहीं छोड़ेंगे। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण। देखो मैंने द्विघात समीकरण लिखी थी ax² या bx + c, ax² bx + c बराबर 0 लगा लो, ये लो मैं लगा दिया। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का रूप। छाप लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, छापो, तुरंत प्रभाव से छाप लो। फिर अपना अगला सवाल करते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, अब कुछ नहीं दिया है, बस पूर्णांक दिए हैं तो निकलेंगे, अपन मानते तो ही है। और अपन को आंसर किस में देता है, द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में आंसर अपन को चाहिए ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आंसर चाहिए ऐसा। ठीक है, करते हैं, यहीं से चालू करते हैं सॉल्यूशन। मानना जरूरी पड़ेगा, माने बिगड़ काम नहीं होगा। माना पहला धन पूर्णांक, माना क्योंकि दो क्रमागत क्रमागत, इस बात का ध्यान रखना, क्रमागत, ऐसा नहीं कि क्रम से आप 1 ले रहे हो तो अगली बार 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। क्रमागत बोला तो क्रम से संख्या लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 1 ले लो और फिर 5 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, ऐसा नहीं। क्रम पहले यदि आपने 2 लिया तो फिर 3 लेना है, 3 लिया तो 4 लेना है, 4 लिया तो 5 लेना है, ऐसा। माना पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x, मान लिया, कुछ तो मानेंगे। तो दूसरा धन पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, सॉरी सेम लेना है, x क्या ले लेंगे, ठीक है, x + 1। ठीक है, पहला धन पूर्णांक x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। फिर लिख लो, और इनका गुणनफल दे रखा, कितना दे रखा है, 306। दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया है, देख लो उधर 306। हेलो, लिख लेते, दो ही धन पूर्णांक दे रखे हैं, एक तो x दे रखा है गुणा, दूसरा क्या दे रखा है, x + 1 दे रखा है बराबर 306। कितना दे रखा है, छोटे सवाल है, बस आपको एक छोटा सा ट्रिक पकड़ना है और सवाल सॉल्व ऐसा। 6 x को पहले इससे गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, x²। x को 1 से गुणा कराओ क्या हो जाएगा, x
बराबर 306। क्या मैं इस 306 को उठा के इधर ले आऊं क्या? हाँ ला सकते ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये प्लस का इधर आके किस में जाएगा? माइनस में। 306 इधर क्या बचा? बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है क्या? एक और देखो इधर, ये समीकरण, ये समीकरण है ना, अतः द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण का रूप। अब इसमें अपन को द्विघात समीकरण से ना तो इसकी पूरी डिटेल पता चल रही है, परंतु इन्होंने जहां तक क्वेश्चन को बोला था कि वहां आंसर लाके छोड़ दो वहां तक, क्योंकि इसको आगे और सॉल्व किया जा सकता है, एक्स और वाई के मान निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स का मान दे रखा है, तो गुणनखंड विधि अपनाकर इसमें एक्स का मान निकाला जा सकता है। इसमें पूरा कौन कौन से धन का क्रमांक है, एक्स का मान पता चलता है, इसका पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा, पहला धन पूर्णांक क्या माना, दूसरा धन पूर्णांक क्या माना, पता चल जाएगा। परंतु अपन को इतना बोला ही नहीं तो अपन आगे करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम रिपीट, छाप लो तुरंत। फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है देख लो, करते हैं। सबसे इन क्वेश्चनों में मेन इंपोर्टेंट है इनकी लैंग्वेज पढ़ के आपको कुछ है ना आगे क्रिएट करना है, मेन लैंग्वेज का है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, लैंग्वेज से आप कुछ समीकरण बना पा रहे हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना एग्जाम में नहीं होगा। और ये तब होगा तब आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो से एक बार देखो, 2 बार देखो, फिर देखने के बाद इसको कॉपी में नोट करो और खुद से करने की कोशिश करो, जब ये समझ में आएंगे फिर, वरना दिमाग से स्लिप हो जाता है, क्योंकि अपने दिमाग की भी हर चीज की लिमिट होती है, वैसे दिमाग की भी लिमिट है ही है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, हो सकता है ना, रोहन x साल का होगा तो 26 माँ उसकी x प्लस 26 हो जाएगी, हो जाएगी। उनकी आयु वर्षों में है, अच्छा साल में है, तो का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, इसको क्वेश्चन में 3 वर्ष लिख देता हूँ ना, वर्ष, ऐसा 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उनकी आयु का गुणनफल, उन दोनों की, बेटा और माँ, उन दोनों का गुणनफल कराएंगे तो उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो इसमें रोहन की आयु दे रखी है क्या? नहीं। उसकी माँ की आयु दे रखी है क्या? नहीं। बस गुणनफल और कुछ रिलेशन दे रखे हैं इनके बीच में, माँ और बेटे के बीच में, तो कुछ चीजें मान लेते हैं और अपन माँ और बेटे की दोनों की प्रॉपर है ना आयु निकाल लेते हैं। परंतु इन्होंने पूछा ही नहीं, इन्होंने बोला सिर्फ समीकरण निकाल के बता दो। और कौन से समीकरण? द्विघात समीकरण, ऐसा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में बता दूं ए। और ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि द्विघात समीकरण याद हो जाना चाहिए, ये आती है एग्जाम में बार बार। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, द्विघात समीकरण लिखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा आता है, द्विघात समीकरण लिखिए, क्या सीधा 1 नंबर का। तो बच्चे कई बार यहाँ पे है ना समस्याएं हो जाती है, उनको करते हैं सॉल्यूशन, माना, ये मानने वाली बात तो है ही है, अज्यूम जो भी। रोहन की माँ उससे x वर्ष बड़ी है, पहले तो रोहन की आयु लिख लेते हैं, रोहन की आयु, रोहन कितने साल का है पता नहीं ना, रोहन की आयु पता है क्या? नहीं। तो क्या मान लो x, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु रोहन की आयु x है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, और माँ 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26, कोई समस्या नहीं। अब इन्होंने आगे एक बात बोली, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद की बात चल रही है। कितने साल बाद की? 3 साल बाद। वो मूवियों में आता ना ऐसा, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो यहाँ 3 साल बाद चल रही है, 3 साल बाद। देखो रोहन 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, रोहन की आयु 3 साल बाद, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी अब, x प्लस 3 होगी ना, यही रोहन 3 साल इतना हो गया, x प्लस 3 का हो गया। तो माँ कितने साल की हो जाएगी, अभी माँ की आयु x प्लस 26 है, 3 साल बाद में, और माँ भी तो बड़ी होगी ना, माँ क्या सेम ही थोड़ी रहेगी, माँ की आयु, हाँ माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो यही है, और 3 साल प्लस और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29, माँ ये है, ठीक है। और
दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 360। मैं सोच रहा हूं इसको यही कर लेते, इधर कर लेते। हाँ, रोहन तथा माँ की आयु का गुणनफल, रोहन, ये तो यहाँ लिख दो ना, फिर आके लिख दो, रोहन तथा 3 साल बाद, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, तो हाँ 3 साल, आज गड़बड़ हो रही है ना, 3 साल बाद रोहन व माँ की आयु, 3 साल बाद में रोहन और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। तो दोनों का गुणनफल ही आएगा। रोहन कितने साल का है, देखो एक तो रोहन की आयु ये रही, माँ की आयु ये रही, तो लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और माँ कितने साल की है, x प्लस 29, x प्लस 29 बराबर उनका गुणनफल कितना है 300, कितना दे रखा है 300, 360, कितना दे रखा है 360, इसको इससे गुणा कराओ कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा कराओ कितना जाएगा प्लस 29x, फिर 3 को x से गुणा कराओ प्लस 3x, फिर 3 को 29 से गुणा कराओ प्लस 29 को 3 से गुणा कराने पर क्या था, बच्चों की तरह करके देख लो ना, गलत ना होना चाहिए, बाद में समस्या होती है। 9 27 का 7 हासिल का 2 3 दूनी 6 7 8 87 बराबर 360, इसको मिटा दो इधर वाला, कोई काम का नहीं है, बस 87 और बराबर में 360 चल ही रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे इसमें से जो जुड़ने वाले जोड़ दो, घटाने वाले घटा लो, ये तो जुड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आएगा प्लस 29x और 3x कितने हो जाएंगे, 29 3 कितना होता है 32x प्लस 87 और ये 360 उठ के इधर, इस 360 का मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 360 बराबर में क्या बचेगा 0, क्योंकि अपन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को ये द्विघात समीकरण के रूप में चाहिए आंसर। ठीक है, आंसर किसमें चाहिए, द्विघात समीकरण के रूप में, इसलिए तो कर लेते हैं थोड़ा और। हाँ पहले मैं इसको ये घटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों की तरह ही घटा लेते हैं, गलतियाँ ना हो इसलिए। 360 माइनस, आपको एग्जाम में फास्ट करना है तो थोड़ा, यहाँ कितना 10 10 में 7 गया 3 5 15 15 में 60 गया तो 7 और 2 273, किसका माइनस का प्लस का, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना आया 273 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण, एक बार मैच करावे क्या सेम इस समीकरण और इस समीकरण में समानता दिखाई दे रही है, हाँ द्विघात समीकरण के रूप में आ रही है। ठीक है, ऐसा आपको समीकरण ला के छोड़नी है। ठीक है, अब छापो, छाप लो तुरंत प्रभाव के साथ। अच्छा इसमें थोड़ा लाइट का इफेक्ट, ये लाइट समस्या कर रही है, इस लाइट को थोड़ा खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये, जो कि अपन कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या सवाल क्या है देख लेते हैं, क्या दे रखा है क्या दे रखा है क्या दे रखा है। अच्छा ये रेलगाड़ी वाला है, इसमें क्या दे रखा है देख लो, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, समान मतलब बिल्कुल चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी 480 किलोमीटर, एक ही स्पीड है। अब कुछ भी हो सकती है, अपन स्पीड को एक्स मान लेंगे शुरू शुरू में, बस सेम, यहाँ से यहाँ तक जाएगी एक्स। ठीक है, यानी चाल इसके मत नहीं बता दो, चाल अपन एक्स मान लेंगे, इस चाल से चल रही है, दूरी जो भी स्पीड है चाल मानते हैं उसको, मान लिया। फिर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है, यानी स्पीड कम हो गई। अभी बताओ स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, ऐसा। अब वही रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ जाएगी, 480 दूरी तो करेगी तय, अब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो x माइनस 8 हो जाएगी, बस दोनों बन जाएगी। और इन्होंने पूछा क्या है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, यदि किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा और स्पीड घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ऐसा होता है। चलो अब
मानने मनाने का समय आ गया है। सॉल्यूशन यहीं से चालू करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x, और दूरी तो अपन को दी गई है ना, रेलगाड़ी की दूरी दे रखी है, मानना नहीं है। और रेलगाड़ी की दूरी तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा ये मानने में नहीं है, ये दे रखा है रेलगाड़ी दूरी। रेल गाड़ी की दूरी दे रखी है, कितनी है 480 किलोमीटर पर हावर, ऐसा दिया गया है। ये पर हावर वाला अपने, क्योंकि इसमें आगे जाकर ये किलोमीटर, ये देखो ये भी किलोमीटर पर हावर में, ये भी किलोमीटर में ही है, तो इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका इतना रोल है नहीं। फिर ये पहली कंडीशन है। फिर देखो अगली कंडीशन क्या होगी। अगली कंडीशन में क्या दे रखा है इन्होंने, ये पहली कंडीशन। फिर माना तो समय ज्ञात क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो मैं थोड़ा बोर्ड को बचाते हुए यहीं इसी के सामने लिख देता हूं। अपने पास दूरी कितनी है 480, कितनी है 480, समय चाल कितनी है x, लिख दिया समीकरण 1। आ जाओ सेकंड स्थिति पे आ जाओ, स्थिति लिख देते हैं, सेकंड स्थिति क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल। वापस रेलगाड़ी की, अब रेलगाड़ी इन्होंने क्या बोला है, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो रही है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। और दूरी कितनी देर की है, रेलगाड़ी की दूरी कितनी देर की है, वही 480। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे, समय चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, चाल कितनी है अपने पास x माइनस 8, ये समीकरण 2। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये आपके समझने का था, बाकी ये इसका क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसा समीकरण दो माइनस एक, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, करने पर, समीकरण 2 क्या है, ये रही 480 बटा x माइनस 8 माइनस, ये घटाने की वजह से माइनस आया है। समीकरण 1 कौन सी है, ये रही 480 बटा x, 480 बटा x बराबर में क्या आएगा, इसमें इन्होंने बोला है 3 घंटे अधिक लेती है रेलगाड़ी, तो चाल ज्ञात करनी है, 3 घंटे अधिक लेती है, ले लिए 3 घंटे। अब देखो एक छोटा सा नियम है, यदि ये बराबर में है इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है, ये नीचे वैल्यू इसके वाली, ये वैल्यू उसकी। अब यदि अपन इस 3 से इनको काटेंगे तो ये भी बराबर कटेगा और ये भी बराबर कटेगा। ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट गलत मत मान लेना, पॉइंट मान लेंगे बच्चे। ये लो 480, ठीक है, इससे 3 से कटेगा तो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, दोनों साथ कटते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके काटेंगे तो भी साथ ही कटेगा, क्योंकि इनमें से देखो या तो एलसीएम लो या कॉमन लेके काटो, कॉमन लोगे तो ऐसा, क्योंकि इसको कॉमन लेके थोड़ा सा ट्रिक लेके करेंगे तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वरना इसको इससे गुणा कराओ, इसको इससे गुणा कराओ, बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए तो x में 3 से पार्ट से काटा, 3 एकम 3, और 3 के पार्ट में 48 कितने आ रहा बताएं, 3 एकम 3 और कितना हो गया, 3 छंग 18, ये लो देखो 16 में 16 16 16 48, ठीक है 48 आ गया, 0 का 0 लगा दिया, सेम वही बात यहाँ होगी 16 और 0, 16 48 और 0 1 बच गया। आप ऐसे नहीं हो तो बच्चों की तरह भाग देख के देख लेना, 480 में 3 का भाग देना 160 आ जाएगा, फिर 480 में 3 का भाग देना 160 आ जाएगा। ठीक है, बचा है जो ऊपर लिख देता हूँ 160 बटा x माइनस 8, कोष्टक में डाल देते हैं, माइनस क्या बचा है ऊपर 160
नीचे क्या बचा है x बराबर, इधर क्या बचा है 1, क्योंकि काट दिया ना पड़ने, बचा 1 ही है। अब आप एलसीएम ले लो, अब थोड़ा इजी हो जाएगा एलसीएम लेना। इसको इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर गुणा कराओ और इसको इधर गुणा करा लो, नीचे जो गुणा होगा वो इधर भेज देंगे। 160 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, 160x माइनस, इसको इससे गुणा करने पर क्या जाएगा, मैं पहले लिख देता हूँ फिर गुणा बाद में कर लेंगे, x माइनस 8 और नीचे क्या जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो x माइनस 8 और इधर x बराबर 1। ठीक है, थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा क्योंकि मैंने यह फैला फैला के कर लिया। अच्छा ठीक है, समीकरण निकालनी है, इसको मैं इधर भेज दूंगा और इनको आपस में गुणा कर लेंगे। इनको गुणा करते हुए और इनको मैं इधर भेजते हुए सारा एक साथ कैलकुलेट करूंगा। 16 160x माइनस 160 को x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 160x आ गया। एक इस 160 को 8 से गुणा करेंगे, एक बार इधर करके देख लेते हैं। 160 को 8 से गुणा तो कितना जाएगा 0, 8 छिंग 48 का 8 हासिल का 4, 8 और 4 12, 1280, यानी 160 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 1280। ठीक है, नीचे इस x को मैं इस अंदर गुणा करा देता हूँ कोष्ठक से, इस x को x से गुणा कराए तो कितना जाएगा x स्क्वायर माइनस x को 8 से गुणा कराए तो 8x बराबर क्या चल रहा है 1। इधर वाला मिटा लेते हैं, थोड़ा यहाँ से हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, ऐसा। अब देखो 160 प्लस का है, 160 माइनस का है तो क्या कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, देखो कट जाएगा 160 प्लस का 160 माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या 0। अब मैं इस वैल्यू को उठा के इधर भेज रहा हूँ, इधर क्या बचा है 1280, क्या बचा है 1200 किसका, माइनस का, वो भी माइनस का, ले माइनस का 1280 बचा है बराबर, इधर 1 है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा उठा के इधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। अब इस वैल्यू को, इस बराबर को उठा के इधर भेज देता हूँ, पूरी को इधर भेज देते हैं, भेज दो तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 0। तो मैं शुरू से इसको थोड़ा आगे सरकाते हुए लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिया कि मैंने, 8x होगा, x 8 नहीं होगा, है ना, उल्टा लिख दिया। अब थोड़ा 8x आगे लिख लो, ये 1200 इधर जाएगा 1280, इधर माइनस का इधर जाके इसमें जाएगा प्लस में 1280 प्लस में 1280 बराबर 0। देखो यदि यहाँ से उठ के इधर जाएगा ना तो यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है, इसलिए ये 0 बच गया। अब देखो क्या ये समीकरण अपने द्विघात समीकरण से मैच नहीं करेगा, ax स्क्वायर कहाँ गया, द्विघात समीकरण नहीं लिखेगा तो लिख लेते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या इसके रूप में दिखाई नहीं दे रही क्या, अच्छा ये वाला हटा लेते हैं, क्या इसके रूप में दिखाई नहीं दे रही, क्या दे रही है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा। ये द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में छाप लो। ठीक है, छापो जल्दी तुरंत। आई ये अच्छा, अब प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे, परंतु इस क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी 4.2 फिर अपन अलग से प्रॉपर ढंग से डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो के माध्यम से करते हैं, उससे क्या आपको सुविधा होती है, क्योंकि फिर आप यदि 4.2 ढूंढोगे और बीच में मिलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि 4.2 स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फिर आपको वीडियो मैनेज करने में टाइम लगता है। इस वजह से आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट चैनल बनाए, प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी वीडियो प्रॉपर ढंग से मिल जाएगी, साइंस की, मैथ्स की, आपके सामाजिक की और भी वीडियो हैं उसमें, आप ज़रूर जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।